इंजीनियर रशीद जो है भाजपा के साथ मिले थे, बीजेपी की बी टीम के हिसाब से काम कर रहे थे। पहले लोगों ने उनको वोट दिए इसलिए कि क्योंकि वो बीजेपी के साथ उनका कोई मेल मिलाप नहीं था, कोई टैग नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो सामने आए और वो आप सभी लोग हार गए, एक सीट आपको हासिल हुई। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर इंजीनियर साहब जेल में रहते तो बहुत सीटें जीतते, लेकिन जो टैग लगा उसके पीछे आप बताइए कि मतलब क्या आपकी सफाई है और ऐसे आंकड़े क्यों बदल गए अचानक? उसमें जो एक तो अपोजिशन जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने जो ब्रांडिंग की, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने जो है डॉक्टर वीडियोस चलाए कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो जेल में नहीं है, वो होटल में है। साथ ही साथ उन्होंने जो है हमें भाजपा के साथ लिंक करने की कोशिश की। उन्होंने जो है फेक वो कुछ भाजपा के सोशल मीडिया ऑर्डर्स वगैरह चलाए। और रिजल्ट्स के बाद आपने खुद देखा होगा कि मेरे ख्याल में वो जवाब तो मिला ना सिर्फ अपोजिशन को, बल्कि जो लोग हमें ब्रांडिंग करते थे। एक तो इंजीनियर रशीद साहब को वापस जेल लिया गया, उस हवाले से भी इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि जो लोग कहते थे कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए हालात तो यहाँ तक आ गए हैं कि वो तो अब टूटी फूटी स्टेटहुड के लिए कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है, हमने कहा कि अपोजिशन ने ब्रांडिंग की आपको बी टीम की, लेकिन जब इंजीनियर साहब इलेक्शन के दौरान वो बाहर आ गए जी, तो वो ब्रांडिंग जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं लोगों को के सामने सच भी साबित हुआ। क्या वजूहत थी, आपको क्या जरूरत थी इलेक्शन के एंड टाइम पे इंजीनियर साहब को बाहर लाने की? देखिए, अगर आप चाहते तो इलेक्शन के बाद भी ये कोशिश कर पाते हैं। उस टाइम उमर साहब ने कहा था कि अगर मैं हारा, लेकिन बारामूला ने जिसको चुन के पार्लियामेंट भेजा वो उनका नुमाइंदा नहीं है, ये वोट ज़ाया हो गए, सेंटिमेंटल वोट पड़े हैं। देखिए, इसमें मैं दो जवाब कहूँगा। एक तो ये कि उनको जो लोगों ने वोट दिया है वो इस वक्त क्या करें, वो तो छोटी सी चीज़ों के लिए भी इस वक्त भीख मांग रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से पिछले 2 दिन से ही अगर आप देखें कठवा से लेके सोपोर तक 2 आम शहरियों की हलाकत हुई। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो उनके 2 पार्लियामेंट मेंबरान हैं, उसमें से एक मेंबर जो है वो तो इस वक्त लग रहा है या तो ड्रामाबाजी कर रहा है और उमर साहब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, या इस वक्त वो पार्टी की लाइन से बाहर ही अपना ही एजेंडा चल रहा है। दूसरे जो उनके पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने आज तक कोई बात ही नहीं की। रशीद साहब ने कहा था कि अगर उन्हें मौका नहीं दिया गया पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए तो वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और पिछले 31 तारीख से आज लगभग 8 दिन हो गए उनको, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। आपकी कब बात हुई थी आखिरी बार और क्या कहा था? मेरी बात उनसे हुई थी जिस दिन मैं उनको मिलने के लिए गया था, तो उस दिन उन्होंने यही कहा था कि अगर मुझे पार्लियामेंट सेशन जो है वहाँ जो है अटेंड करने का मौका नहीं मिला तो शायद मैं प्रोबेबली हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा। और वैसा ही उन्होंने किया। एनसी का जो MP है अगरवाला, उनसे आपकी बात हुई? क्योंकि वो हमेशा बात करते हैं कि जो बेगुनाह जेलों में है उनका छोड़ा जाए। क्या आपने उनसे बातचीत की कि पार्लियामेंट में हमारी इंजीनियर साहब की बात उठाई जाए? अब जैसे इंजीनियर साहब हंगर स्ट्राइक पे हैं, आप जो उनकी पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, अब आखिरी हल क्या है, क्या वे आउट है, किस तरह बाहर लाएंगे उनको? क्योंकि लोगों ने चुना है, बिल्कुल 5 लाख लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, पार्लियामेंट भेजा है। अगर वो आवाज़ पार्लियामेंट बाहर नहीं आती तो फिर क्या करेंगे आप? मेरे साथ हैं MLA लंगेट शेख खुर्शीद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। आपने पहली बार इलेक्शन जीते, आपको बहुत मुबारकबाद। आपने लोगों से बातचीत की, जम्मू कश्मीर तब रियासत हुआ करता था जब आपके भाई साहब यहाँ के MLA थे लंगेट से, लेकिन अब आपने इलेक्शन जीता, ये UT जम्मू कश्मीर है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या लोगों की मांगे थी? देखिए, लोगों की जो डेवलपमेंटल जो उनकी जो डिमांड्स होती हैं, जो उनकी जो मांगे होती हैं, मेरे ख्याल में वो चाहे एक UT हो चाहे असेंबली हो, वो तो ऑलमोस्ट बराबर है। बट जो 5 अगस्त के बाद जो हालात यहाँ बने, जिस वक्त यहाँ 5 अगस्त के बाद जिस वक्त हमें सियासी तौर जो है हमें डिसएम्पावर किया गया, तो उस हवाले से जो है सियासी एक्सपेक्टेशंस लोगों की है कि 370 को लेके 35A को लेके, या साथ ही साथ जो स्टेटहुड इस वक्त जो है लोगों की डिमांड। लेकिन बाकी जो भी जो डेवलपमेंटल मुद्दे और मसले हैं वो तो मेरे ख्याल में एक UT और स्टेट में ऑलमोस्ट जो है बराबर ही होते हैं। अब मुझे बताइए कि आप टीचर थे, उसके बाद आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो आप इलेक्शन जीते भी जी, लेकिन क्या उस जीत से जो थोड़े पहले के समय थे, आपको लग रहा था मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा? उस टाइम कैसा फील हो रहा था? क्योंकि आपने एक तरफ से सरकारी नौकरी छोड़ दी थी जी, एक तरफ से आपके इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे और हालात कुछ गंभीर बने हुए थे जी, तो वो कैसा माहौल था, जरा उसको एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, जिस वक्त हमारे लीडर इंजीनियर रशीद साहब को जिस वक्त 5 अगस्त 2019 को जिस वक्त अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो हालात बने काफ़ी ज़बरदस्त मुश्किल हालात थे हमारे लिए, पार्टी के लिए ही नहीं
बल्कि अगर हमारे घर के लिए भी काफ़ी मुश्किल हालात थे। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई सरप्राइजिंग फ़ैसला नहीं था कि कभी जो है कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और बट जिन हालात में इलेक्शंस हुए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है थोड़ी सी चीज़ें आसान हुई, क्योंकि अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन के बाद काफ़ी सारा जो नया एरिया है वो नंगेड़ के साथ जोड़ा गया। हाँ, मुश्किलात थे, काफ़ी चैलेंजिंग जो है हालात थे, बट एट द एंड ऑफ डे मुझे लगता है कि लोगों ने जो है हमारे ऊपर जो है एतमाद जगाया और हमें कामयाब किया। और हमारी कोशिश रहेगी कि सियासी तौर और तामीर तरक्की के हवाले से हम लोगों की जो है अच्छे तरीके से तर्जुमानी कर सके। लेकिन जो आपने बात की पार्लियामेंट इलेक्शन की, वहाँ पे इंजीनियर रशीद साहब जीत गए और काफ़ी मार्जिन से जम्मू कश्मीर जो चीफ मिनिस्टर उनको हराया। बिल्कुल। उसके बाद जब असेंबली के इलेक्शन आए तो काफ़ी आंकड़े बदल गए। उस बदलाव के पीछे ये कहा गया कि इंजीनियर रशीद जो है भाजपा के साथ मिले थे, बीजेपी की बी टीम के हिसाब से काम कर रहे थे। पहले लोगों ने उनको वोट दिए इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के साथ उनका कोई मेल मिलाप नहीं था, कोई टैग नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो सामने आए और वो आप सभी लोग हार गए, एक सीट आपको हासिल हुई। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर इंजीनियर साहब जेल में रहते तो बहुत सीटें जीतते। लेकिन जो टैग लगा उसके पीछे आप बताइए कि मतलब क्या आपकी सफाई है और ऐसे आंकड़े क्यों बदल गए अचानक? देखिए, असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, हर कोई इलेक्शन जो है एक डिफरेंट इलेक्शन होता है। इस वक्त अगर आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त जो है मतलब भारी अक्सरियत से उन्होंने असेंबली इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। लेकिन कल को अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, मे बी रिजल्ट जो है डिफरेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग इलेक्शन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग जो है इक्वेशंस होती है। मेरे ख्याल में जो सबसे 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है हमारा जो ग्राफ है असेंबली इलेक्शन में वो काफ़ी नीचे रहा। उसमें जो है एक तो अपोजिशन जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने जो ब्रांडिंग की, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने जो है डॉक्टर वीडियोज़ चलाए कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो जेल में नहीं है, वो होटल में है। साथ ही साथ उन्होंने जो है हमें भाजपा के साथ लिंक करने की कोशिश की। उन्होंने जो है फेक वो कुछ भाजपा के सोशल मीडिया ऑर्डर्स वगैरह चलाए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उस वक्त एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सेक्टेरियन एंगल भी दिया गया हमारे कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ बड़गाम में, जिसकी वजह से जो है उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। कई सारी वजूहात हैं। तो लेकिन एक और वजह ये भी हो सकती है कि शायद लोगों ने ये सोचा कि इनके पास जो है अभी कोई ऑर्गेनाइजर कैडर नहीं है और नॉर्थ कश्मीर से बाहर जो है ये पार्टी अभी है नहीं। और लोग शायद चाहते थे कि एक ही पार्टी को एक मैंडेट मिले, जिसकी वजह से जो है 370, 35A, स्टेटहुड या बाकी जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट है, उस हवाले से कोई पार्टी जो है जिसको एक्सपीरियंस हो, जिनका कैडर भी हो और जो एक पुरानी पार्टी हो जो हमें रिप्रेजेंट करे। उसमें जो है लोगों के पास शायद 2 ही ऑप्शन थे, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP। चूँकि PDP के हालात ठीक नहीं थे, उनका जो कैडर है वो काफ़ी बिखर चुका था। और लोगों ने जो है उस वक्त ये भी एक वजह है कि उन्होंने शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमें तरजीह दी। हमारा कैडर जो है ऑर्गेनाइजर नहीं था। शायद लोगों को ये भी लगा कि हमारी जो कैंडिडेट सिलेक्शन थोड़ी जल्दी में हुई। और एक और जो बड़ी वजह ये भी रही कि उस वक्त जो है सरकार ने जो है उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब जो जिस वक्त रिलीज़ हुए, तो यहाँ जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने जो है अपोजिट पार्टी जो हमारे खिलाफ कंटेस्ट कर रही थी, जिसमें खुसूसन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने उस वक्त जो है हमें ब्रांडिंग की। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से DDC इलेक्शंस में या असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने सो कॉल्ड वो अलायंस वगैरह जो है उन्होंने उस वक्त दिखाया कि हम ही कश्मीरियों की बात कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स के बाद आपने खुद देखा होगा कि मेरे ख्याल में वो जवाब तो मिला ना सिर्फ अपोजिशन को, बल्कि जो लोग हमें ब्रांडिंग करते थे। एक तो इंजीनियर रशीद साहब को वापस जेल दिया गया, उस हवाले से भी इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि जो लोग कहते थे कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए हालात तो यहाँ तक आ गए हैं कि वो तो अब टूटी फूटी स्टेटहुड के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब उनके जो वादे थे या डेवलपमेंट के हवाले से जो उन्होंने वादे किए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने कहा कि अपोजिशन ने ब्रांडिंग की आपको बी टीम की, लेकिन जब इंजीनियर साहब इलेक्शन के दौरान वो बाहर आ गए, जी, तो वो ब्रांडिंग जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं लोगों को के सामने सच भी साबित हुआ। क्या वजूहत थी, आपको क्या जरूरत थी इलेक्शन के एंड टाइम पे इंजीनियर साहब को बाहर लाने की? देखिए, अगर आप चाहते तो इलेक्शन के बाद भी ये कोशिश कर पाते, लेकिन जो इंजीनियर साहब बाहर आए उससे जो आप पे बिल्कुल जो आप पे
एलिगेशन लगती थी वो तो प्रूव हो गई। देखिए, इसमें इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, इसमें हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल ही नहीं देखना है, इसमें हमें फैमिली का भी एंगल देखना है, इसमें हमें लीगल एंगल भी देखना है। तो फैमिली का एंगल, लीगल एंगल या दूसरे एंगल, दूसरे जावियों से अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो शायद हमने 2020 के फरवरी में, दिसंबर जनवरी में हमने एक बेल के लिए अप्लाई किया था। उस वक्त हमारी बेल रिजेक्ट हुई, क्योंकि बेल जो हमने उनकी ज़मानत के लिए जो हमने अदालत में दरख्वास्त लगाई, वो सिर्फ उस वक्त असेंबली इलेक्शन में ही एक दरख्वास्त नहीं थी। इससे पहले भी हमने दरख्वास्तें वहाँ अदालत में जो है लगाई, उसके बाद भी हमने दरख्वास्तें लगाई। आपने देखा होगा कि फरवरी 2020 में हमने एक एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद भी हमने एक दो बार जो है एप्लीकेशन लगाई। जिस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन वो कंटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त भी हमने ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दी, लेकिन उस वक्त हमें ज़मानत नहीं मिली। लेकिन जिस वक्त असेंबली इलेक्शन जिस वक्त हुए, उस वक्त भी हमने एक ज़मानत की दरख्वास्त दी। तो उस वक्त थोड़ा सा शायद सरकार को ये लगा, मरकज़ी सरकार को, कि उनको सूट हुआ कि उस वक्त उन्होंने अलाउ किया, उस वक्त जो है हमें जो है उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को ज़मानत मिली। लेकिन उसमें एक ही जाविये से आप उनकी ज़मानत को ना देखें, आप ये भी देख लें कि पिछले 6 साल से 5.5 साल से वो अपने वालिदैन के साथ मुलाकात उन्होंने नहीं की थी, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के साथ मुलाकात नहीं हुए थे। अपना जो कैडर उनका था, उन्हें ये भी मौका नहीं मिला था फ़ोन पे एक मैसेज के ज़रिए वो अपने लोगों का शुक्रिया अदा करते कि जिन 5 लाख लोगों ने उन्हें वोट दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हमने एक कोशिश की, उसमें हमें कामयाबी मिली। लेकिन जो वो ज़मानत जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को मिली, वो एक बेस बन रही है इस वक्त भी जो है उन्होंने जो बेल कंडीशंस जो है उन्होंने वायलेट नहीं किए। मेरे ख्याल में वो एक मौका था, और उस मौके को हमने जो है हमें फ्यूचर के लिए यूटिलाइज़ करना है, ताकि उन्हें जो है मुस्तकिल बेल मिले और उन्हें जो है अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले। शायद वो ब्रॉडर कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे, असेंबली इलेक्शन उस वक्त कंटेस्ट करना, उसमें हमें फ़ायदा हो नुकसान हो, वो एक छोटी सी बात थी। लेकिन उसके बाद 5 साल तक क्या होगा, कैसे वो अपने लोगों को बेस्ट तरीके से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे जो है हम जो एजेंसीज़ ने या जो उनके मुखालफिन ने जो एक साजिश के तहत उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, कैसे हम उन इल्ज़ामात को जो है कमज़ोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था उस वक्त। तो ऑल्दो अगर हमें असेंबली इलेक्शन में नुकसान हुआ, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अब ये बताइए कि सरकार तो बनी, लेकिन सरकार में आप भी MLA हैं जी, आपके क्या काम हो रहे हैं, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के काम होंगे। बिल्कुल। तो सरकार किस हद तक काम कर पा रही है? देखिए, ज़ाती तौर हम ये कहें, अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी की हम बात करें, अगर लंगेट की हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता है हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा लोगों के काम करने के लिए, क्योंकि हमने इन्हीं हालात में, इसी स्टाइल में जो है इंजीनियर रशीद साहब ने 10 साल तक जो है अपोजिशन में रह के काम किया। तो लिहाजा हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात है नहीं। अब अगर मुश्किलात हैं तो वो सरकार के लिए है, और ऊपर से वो अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं कि वो जो डिफेंसिव पॉलिसी इस वक्त जो उन्होंने इख्तियार की है, तो लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन है, चाहे उनके छोटे छोटे मसले मसाइल जो है कहीं छोटे ऑफिस में है, या उनके जो डेवलपमेंट के हवाले से जो उनके इश्यूज़ हैं, वो हम कोशिश करते हैं। ज़ाती तौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के बीच रहूँ। 70-80% मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूं। तो लेकिन उसके अलावा साथ ही, जैसा कि आपने फरमाया, सही है कि सरकार ने जो वादे किए हैं डेवलपमेंट के हवाले से, सियासत के हवाले से, तो जो उन्होंने वादे किए थे, जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा ना सिर्फ उनके MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी को ही पहुंचता, बल्कि हमारी जो लोग हैं, हमारी अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, उनको भी मिलता। तो हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारे जो आने वाला असेंबली सेशन में उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो सरकार ने वादे किए थे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी को लेके, फ्री राशन को लेके, गैस सिलेंडर्स को लेके, या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, या दूसरी चीज़ों के हवाले से जो उन्होंने वादे किए थे, रेगुलराइजेशन जो है, डेली वेजर्स, नीड बेस, या जो दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस हवाले से जो है हम सवालात के ज़रिए, हम डिबेट के ज़रिए, अगर ज़रूरत पड़े तो धरनाओं के ज़रिए, प्रोटेस्ट्स के ज़रिए भी जो है हम सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार जो है डिलीवर करे, लेकिन साथ ही साथ जब तक सरकार डिलीवर नहीं करती है, तब तक उनको जवाबदेह बनाने के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी एज ए सिंगल असेंबली मेंबर कि मैं लोगों के जो छोटे मसले मसाइल है, उनके जो डे बाई डे जो उनके मसाइल है, मैं उनके बीच में रह के जो है उनको डिलीवर करने की कोशिश करूँ। लेकिन अभी तक इलेक्शन भी हो गए और ये सेंटर कह रही थी कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फिर से बहाल करेंगे, अभी तक हुआ नहीं। आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं रियासत के दर्जे की, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। आप इकट्ठे होकर क्या मांग करेंगे, किस तरह ये मांग अपनी उठाएंगे?
देखिए, सबसे पहले जो रियासत का दर्जा जो है वो एक छोटा सियासी जो एक छोटी सी पॉलिटिकल डिमांड है हमारी जो पॉलिटिकल डिमांड है वो 370 और 35 है। तो उस हवाले से आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है एक रेजोल्यूशन लाई, कमज़ोर ही थी वो रेजोल्यूशन, लेकिन हमने सपोर्ट किया। हमने उसके बाद जो है सरकार को कहा, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा, हालांकि वो तोड़ मरोड़ के जो उन्होंने वो रेजोल्यूशन की, उनके जो एलाइस है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जिन्होंने ओपनली जो है पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ वोट किया था, तो उनका अभी क्लियर कोई स्टैंड नहीं है, आपने देखा होगा। लेकिन हमारी जो है हमारी कोशिश ये रहेगी कि 370 और 35 ए के साथ साथ जो सरकार स्टेट हुड के लिए जो है वो ठोस इकदाम उठाए। सबसे पहले जो उन्होंने कदम उठाया कि उन्होंने रेजोल्यूशन जो है वो उन्होंने कैबिनेट से पास कराया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि असेंबली से एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कराते, क्योंकि असेंबली लोगों की एस्पिरेशन होती है और असेंबली जो है लोगों को रिप्रेजेंट करती है। कैबिनेट एक मखसूस एक पार्टी जिसको लोगों ने सरकार बनाने के लिए जो है एक मैंडेट दिया हुआ होता है, उसको रिप्रेजेंट करती है, ना कि ओवरऑल जो है सारी रियासत या सारी यूटी के लोगों को। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस सिलसिले में जो है हमने इससे पहले भी डिबेट के ज़रिए जो है हमने पूछा था सरकार को कि आप जो है आप इसका ड्राफ्ट हमें दे दीजिए, क्या आप लद्दाख को लेके स्टेटहुड की बात करते हैं, विदाउट लद्दाख स्टेटहुड की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान जो है आए दिन आते हैं डिबेट्स में और वो थोड़ा सा इस चीज़ को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सरकार को जवाब दे बनाएं, हम उनसे पूछें एक टाइमलाइन, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारी ये भी कोशिश थी कि 10 साल बाद जो है लोगों को एक अपनी चुनी हुई सरकार मिली थी और हम नहीं चाहते थे कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा स्टेप सेंटर उठाए, भाजपा उठाए, जिससे जो यहाँ की सरकार, यहाँ जो लोगों ने मैंडेट दिया एक नॉन बीजेपी सरकार को, वो डिस्टेबलाइज हो जाए। हम चाहते थे कि हाँ कि एक रीज़नेबल वक्त दिया जाए सरकार को। तो मेरे ख्याल में उसका काफ़ी सारा जो वक्त है वो गुजर भी गया, 3-4 महीने गुजर गए। मैं भी थोड़ा सा और वक्त देंगे, उसके बाद जो स्ट्रगल करनी होगी, अगर सरकार एज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है तो हम एज अपोजिशन जो है इसके लिए इकदाम उठाएंगे। आपने कुछ दिन पहले कश्मीर में किया प्रोटेस्ट और कहा कि इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ दिया जाए। जी। और वो हंगर स्ट्राइक पे आज है। जी। उनकी तबीयत ठीक नहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है इंजीनियर रशीद साहब को जिस वक्त इंटरिम बेल मिली असेंबली इलेक्शन के हवाले से, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया, तो हम उम्मीद करते थे कि जब इलेक्शन के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एक पार्टी हेड के तौर पर उन्हें जो है कैंपेन करने के लिए, जब उन्हें या जो फैमिली को देखने के लिए जब उन्हें इंटरिम बेल मिली, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें जो है पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए जो है उन्हें ज़मानत मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि अगस्त के महीने से लेकर आज तक 2-3 बार ऐसा हुआ कि ऑर्डर जो है उनकी ज़मानत के हवाले से, चाहे उनकी रेगुलर बेल के हवाले से, या उसके बाद मीनवाइल जब जिस वक्त तीसरा सेशन पार्लियामेंट का शुरू हुआ, उस वक्त भी हमने एक इंटरिम बेल जो है हमने एक अबूरी ज़मानत जो है उसके लिए दरख्वास्त दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वक्त गुजर गया, जिस वक्त जब तक पार्लियामेंट सेशन जो है वो ख़त्म भी हो गया और उनकी जो अबूरी ज़मानत है वो इनफ्रक्शस जो है बाद में करार पाई गई कि अब तो उसका मकसद ही ख़त्म हो गया क्योंकि सेशन ख़त्म हुआ। तो इस सिलसिले में इंजीनियर रशीद साहब ने कहा था कि अगर उन्हें मौका नहीं दिया गया पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए तो वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और पिछले 31 तारीख से आज लगभग 8 दिन हो गए उनको, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। और साथ ही उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए हमने जो है पार्टी के जो लीडरान है, पार्टी के जो कारकुनान हैं, उन्होंने कहा था कि हम प्रेस क्लब के बाहर जो है वहाँ ये प्रेस कॉलोनी में जो श्रीनगर में, या जम्मू प्रेस क्लब के बाहर, या दिल्ली में जंतर मंतर पे जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली से लेके श्रीनगर तक एक ही पैटर्न के तहत ना सिर्फ हमें परमिशन देने से हमें डिनाई किया गया, बल्कि हमें रोका गया, हमारे ऊपर जो है ताकत का इस्तेमाल किया गया, हमारे लीडरान को, हमारे कारकुनान को उन्हें पुलिस स्टेशन में बंद किया गया, डिटेन किया गया। ऑन वे जो नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से जो श्रीनगर की तरफ उस दिन लीडर्स आ रहे थे, उनको बीच में भी जो है डिटेन किया गया। तो हमारी कोशिश रहेगी, हम पहले चाहते हैं कि सरकार जो है जमहूरियत में जो है एक जमहूरी तरीके से जो है हमें इजाज़त दे, हम भी उनके साथ यकजहती का इजहार करें, हम भी कहीं पे जो है हंगर स्ट्राइक करें। उसके लिए इजाज़त नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में मे भी अगर सरकार इजाज़त नहीं देती है तो हम शायद कोशिश हमारी रहेगी कि हम फिर भी प्रोटेस्ट करें और इंजीनियर रशीद साहब के साथ यकजहती का इजहार किया। और आज उनको जो है आपने देखा होगा कि आज हमने यही खबर सुनी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हाँ, उनकी तबीयत जो है आज ठीक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पिछले 8 दिन से जो हंगर स्ट्राइक पे हैं, तो उन्हें RML हॉस्पिटल दिल्ली जो है वहाँ शिफ्ट किया गया और वहाँ पे जो है वहाँ पे भी मिलने की इजाज़त नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है कम से कम, वो एक पार्लियामेंट मेंबर है, वो 18 लाख लोगों की आवाज़ है, उन्हें 5 लाख लोगों ने चुना है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम, अगर फैमिली के लिए नहीं, अगर पार्टी के लिए नहीं, कम से कम जमहूरियत में उनके वोटर्स के लिए कम से कम दिन में 2-3 बार जो है उनका हेल्थ बुलेटिन वो जारी करते और हमें इस चीज़ से आगाह करते कि उनकी जो है उनकी सेहत के हवाले से हमें आगाह करते। आपकी कब बात हुई थी आखिरी बार और क्या कहा था? मेरी बात उनसे हुई थी जिस दिन मैं उनको मिलने के लिए गया था। तो उस दिन उन्होंने यही कहा था कि अगर मुझे पार्लियामेंट सेशन जो है वहाँ जो है अटेंड करने का मौका नहीं मिला तो शायद मैं प्रोबेबली हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा, और वैसा ही उन्होंने किया अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद मेरी उनके साथ कोई बात नहीं हुई। बीच में जो है हमारे वकील जो है वो वहाँ जाते हैं, या उनके जो फर्जंद है वो भी जाते हैं। 2-4 दिन पहले वो गए थे, और थोड़ा सा उन्होंने भी उस वक्त तशवीश का इजहार किया था कि उनका जो है 7 से 8 किलो जो वज़न उनका उस दिन कम हुआ था। आज तो हालत मेरे ख्याल में जो है और भी जो ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है इस चीज़ का संजीदगी से नोटिस ले और उन्हें हक दे। जिन हालात में आपने देखा होगा कि 5-6 साल बाद जो है कोई मेन स्ट्रीम इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन, और लोगों ने एक यकीन, एक ट्रस्ट जो है अपना दिखाया था जमहूरियत में। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े सियासी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने भी कहा था कि ये वोट है, ये एक स्पेसिफिक जो है टाइप का वोट था, जो बाइकआउट करता था, सेंटिमेंटल वोट था। और इस वक्त सरकार को चाहिए, मरकज़ी सरकार को, कि अगर वाकई वही कहते हैं, उनके ही पॉलिटिकल गुरु अगर कहते हैं कि ये एक सेंटिमेंटल वोट था, तो उस सेंटिमेंट की कदर करनी चाहिए इस वक्त मरकज़ी सरकार को। लेकिन उस टाइम उमर साहब ने कहा था कि अगर मैं हारा, लेकिन बारामूला ने जिसको चुन के पार्लियामेंट भेजा वो उनका नुमाइंदा नहीं है, ये वोट ज़ाया हो गए, सेंटिमेंटल वोट पड़े हैं। देखिए, इसमें मैं 2 जवाब कहूँगा। एक तो ये कि उनको जो लोगों ने वोट दिया है वो इस वक्त क्या करें। वो तो छोटी सी चीज़ों के लिए भी इस वक्त भीख मांग रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से पिछले 2 दिन से ही, अगर आप देखें, कठवा से लेके सोपोर तक 2 आम शहरियों की हलाकत हुई। उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? या लोगों के साथ उन्होंने जो वादे किए थे, इस वक्त वो ये नहीं कह सकते। वो पहले ये बताएं कि वो इस वक्त कितना डिलीवर कर पा रहे हैं। सेकेंडली, जो उनके 2 पार्लियामेंट मेंबरान हैं, उसमें से एक मेंबर जो है वो तो इस वक्त लग रहा है या तो ड्रामाबाजी कर रहा है और उमर साहब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, या इस वक्त वो पार्टी की लाइन से बाहर ही अपना ही एजेंडा चल रहा है। दूसरे जो उनके पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने आज तक कोई बात ही नहीं की, सिवाय इसके कि उन्होंने एक डिमांड रखी कि अनंतनाग में जो है वंदे भारत ट्रेन का स्टेशन वहाँ पे रखा जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ जो है जम्मू से श्रीनगर तक के लिए भी उसके लिए डायरेक्ट सर्विस नहीं रखी। उस पर भी आप देख लीजिए कि उमर साहब जो है उन्होंने जो है इस वक्त साइलेंस इख्तियार किए। इसके अलावा आप देख लीजिए, चाहे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, चाहे 2 एम्प्लॉइज़ को यहाँ टर्मिनेट किया गया, चाहे वंदे भारत ट्रेन के हवाले से, चाहे बजट में जो हमारे बजट की कटौती हुई, किसी एक चीज़ के हवाले से आप देख लीजिए कि उमर साहब ने या सरकार ने कोई बात की हो। उल्टा तो उन्होंने ये किया कि इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को भी उन्होंने इस वक्त जो है क्रश किया जा रहा है, और वो इस वक्त जो है क्रिमिनल साइलेंस इस पे इख्तियार किए हुए हैं। अब मुझे बताइए, एनसी का जो एमपी है अगारवाला, उनसे आपकी बात हुई? क्योंकि वो हमेशा बात करते हैं कि जो बेगुनाह जेलों में है उनको छोड़ा जाए। क्या आपने उनसे बातचीत की कि पार्लियामेंट में हमारी इंजीनियर साहब की बात उठाई जाए? बिल्कुल, उस वक्त मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। एज ए फैमिली मेंबर, एज ए ब्रदर, मैंने उनके साथ बात की थी दिल्ली के जेके हाउस में, जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब के ओथ का मसला चल रहा था कोर्ट के थ्रू जब हुआ था, उस वक्त हमने उनकी नोट्स में लाया था। इसके अलावा हमने कुछ मैसेज के ज़रिए या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी उनको कहा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये नेसेसरी नहीं है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। सपोज़ अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मुझे एक छोटा सा असेंबली का मैंडेट मिला है, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के कुछ मसले मसाइल होंगे, चाहे सियासी मसले होंगे, चाहे डेवलपमेंट मसाइल होंगे, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो पहले मेरी नोट्स में लाए। मुझे खुद चाहिए कि अगर मैं कोई किसी आइडियालॉजी को, किसी थॉट को फॉलो करता हूँ, और अगर मैं कोई नारा देता हूँ, ये नेसेसरी नहीं है कि लोग पहले मेरे पास आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर चाहे मैं आगा रूला साहब को अप्रोच करूँ या ना करूँ, वो तो इस वक्त एक पार्लियामेंट मेंबर है। जब वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं, उनको चाहिए था कि वो सबसे बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब है, उनकी बात करते हैं। अगर उन्हें पार्लियामेंट में बात करने का मौका नहीं दिया जाता है, कम से कम वो उनको चाहिए था कि वो जेल जाके या हॉस्पिटल जाके इंजीनियर रशीद साहब के साथ बात करते, उनको जो है कम से कम एटलीस्ट इस चीज़ के लिए आमादा करते कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को जो है वहाँ से जो है वो पोस्टपोन करते या उसको ख़त्म करते। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं लेट द गुड सेंस प्रिवेल। हम उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में जो है आगा साहब बात करेंगे। और साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस
का जो वो बार बार असेंबली में बात करते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनके खिलाफ कोई बड़े केसेस नहीं है या मुल्क मुखालिफ केस नहीं है, इसमें भी हमारी रिजर्वेशन है। तो जो भी जेलों में बंद है, हर कोई, चाहे कोई छोटा 20-21 साल का नौजवान हो, चाहे बड़े से बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर हो, हर किसी के खिलाफ चार्जेस हैं। तो हमारी डिमांड यह है, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर जो कश्मीर मसले के रिलेटेड, जो यहाँ एक आम नौजवान से लेके बड़े एक सेपरेटिस्ट जो है, सेपरेटिस्ट लीडर तक जो बंद है, जिनके खिलाफ अभी जो एक्यूज्ड है, जिनके खिलाफ अदालतों में केसेस पेंडिंग है, शायद उनको हम जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह सकते हैं। अदरवाइज विदाउट चार्जेस या विदाउट एक्यूजेशंस, चाहे मुल्क के खिलाफ, चाहे सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ, किसके केसेस नहीं है, कौन एक्यूज्ड नहीं है। तो लिहाजा हमारी जो है आपके मीडियम के थ्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आप जो है कम से कम इस चीज़ को जो है आप गलत तरीके से डिफाइन ना करें कि जिनके खिलाफ चार्जेस नहीं है। आप ये कहें कि जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्टेड नहीं है, तो लिहाजा अदरवाइज उसमें तो उस जुमरे में कोई आएगा ही नहीं। जो डेफिनेशन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है, उस डेफिनेशन के हवाले से शायद यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रिजन नहीं है, क्योंकि हर किसी के खिलाफ कोई ना कोई चार्जेस हैं, कोई ना कोई एक्यूजेशंस हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि आगा साहब भी जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करें, जिस तरह उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कही। अब जैसे इंजीनियर साहब हंगर स्ट्राइक पे हैं, आप जो उनकी पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, अब आखिरी हाल क्या है, क्या वे आउट है, किस तरह बाहर लाएंगे उनको, क्योंकि लोगों ने चुना है, बिल्कुल 5 लाख लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, पार्लियामेंट भेजा है, अगर वो आवाज़ पार्लियामेंट बाहर नहीं आती तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, जेल में रह के उन तक क्या है, उन तक तो यही है, या पार्टी तक तो इतना ही है कि हम अदालत जा सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, या जमहूरी तरीके से जो है हम एहतजाज कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। जमहूरी तरीके से हमने एहतजाज करने की भी कोशिश की, वहाँ पे भी जो है हमें इजाज़त नहीं दी गई। जमहूरी तरीके से जो है इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए जो है पिछले 8 दिनों से जो है हंगर स्ट्राइक पे है। जमहूरी और कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से जो है हम ट्रायल कोर्ट से लेके जो है हम हाई कोर्ट के गए, आपने खुद देखा होगा। हाँ, जुरिडिक्शनल इश्यूज़ थे बीच में, जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने कहा कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, अब आप जो है स्पेशली डिजिग्नेटेड MP MLA कोर्ट में जाइए। MP MLA कोर्ट में जो है वहाँ क्लियरिफिकेशन लानी थी कि क्या यहाँ केस चलेगा या स्पेशली डिजिग्नेटेड NIA कोर्ट में चलेगा। तो इस हवाले से क्लियरिफिकेशंस आ रही हैं और हम पूरी उम्मीद है, हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जो है हमें हाई कोर्ट से जो है हमें रिलीफ मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता अगर हाई कोर्ट में हमें जो है हमें लगेगा कि हमारी बात जो है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानून का जो आखिरी दरवाज़ा है वो भी हम खटखटाएंगे इस चीज़ के लिए। एक आखिरी सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर ये है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन जीते, उसके बाद आगा रहुल्ला जो है बिल्कुल अलग सोच के हिसाब से चलते हैं। आज जिस तरह वो बात करते हैं पूरा एंटी BJP और प्रो कश्मीर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से चुपचाप बैठी है। कुछ दिन पहले उनने CMOs के बाहर प्रोटेस्ट किया था जी। किस तरह देखते हैं आप, एक ही पार्टी के जो एक तरफ एक स्ट्रीम बन चुकी है, नेक्स्ट साइड जो एक और स्ट्रीम बन चुकी है, आगा रहुल्ला, किस तरह देखते हैं इनको? देखिए, उस वक्त जो प्रोटेस्ट आगा साहब ने किया उसमें हमने भी शिरकत की जब उन्होंने ओपन इन्विटेशन की। जो ये तो उस सवाल का भी शायद जवाब है जो आपने कहा था कि आपने क्या आगा साहब को जो है अप्रोच किया। तो जब आप कोई चीज़ ओपनली देखते हैं या ओपन अपील होती है किसी चीज़ में, उस वक्त आपको जो है कोई फार्मल जो है लिफाफे में इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हमने उनके साथ जो है प्रोटेस्ट में उस वक्त शिरकत की। तो जो आपका जहाँ तक कमिंग टू योर क्वेश्चन कि आगा साहब जो है इस वक्त जो है प्रो कश्मीरी या जो है वो सॉफ्ट या एंटी BJP जो उन्होंने स्टैंड लिया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है कि अगर आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब या शेख नज़ीर साहब की जो है शक्ल में जो है वो एंटी BJP, एंटी सेंटर जो है यहाँ पे अपने लीडरान को खड़ा करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे। ऐसा जो है ऐसा अब नहीं होने वाला है। लोग जो है अब समझदार हैं। एक तरफ से अगर आगा साहब एंटी BJP स्टैंड ले रहे हैं, दूसरी तरफ से उनकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का आप इंटरव्यू देख लीजिए, उनका पॉडकास्ट आप देख लीजिए, उसमें वो न सिर्फ बाबरी मस्जिद को जो है उस अयोध्या के फैसले को डिफेंड करती है, बल्कि साथ ही साथ आप देख लीजिए कि 370 जो है 370 के हवाले से भी जो है वो एक फ्री रन दे रही है इस वक्त सेंटर को। और लिहाजा इस बारे में जो है पब्लिक अब जो है समझदार है। लोग समझते हैं कि जो एक तरफ से सेंटर को, मरकज़ को खुश करने के लिए आप अपने स्पोक्स पर्सन को कहोगे कि आप एक लाइन पे चलिए, दूसरी तरफ से आप एक
अपने लीडर को खड़ा कीजिए और उसे कहिए कि आप ये लाइन ले लीजिए कि हमारा कल को बड़गाम का बाई इलेक्शन आने वाला है, या नगरोटा का बाई इलेक्शन आने वाला है, या कल को हमारी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है, या हमारी कम से कम लोगों में थोड़ी बहुत साख्त बची रहे। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारी जो है, हमारी मेरे ख्याल में अगर मैं आगा साहब की जगह होता, अगर मेरी पार्टी जो है अगर अपने खुदा न खास्ता अपने मौक़िफ़ से डिवेट होती, तो मुझे शायद 10 मिनट भी नहीं लगते पार्टी में निकलने के लिए, भले ही एमएलए एमपी को छोड़ के चाहे किसी भी पोस्ट पे हम होते। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई आगा साहब की नीयत साफ है तो उनको चाहिए कि वो एनसी से पहले क्विट करें, उसके बाद जो है दोबारा से इलेक्शन लड़ें, या जो है वो कम से कम चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है वो एक स्पेसिफिक स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी को गालियां देंगे, आप सेंटर को जो है इधर उधर डाइल्यूट करके जो है यहाँ के जो डेवलपमेंटल या सियासी इश्यूज जो हैं उनको जो है आप डाइल्यूट करें। तो मैं जो है मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है कि वो दोनों तरफ से जो है खुश करने की कोशिश करते हैं, मरकज़ को भी और लोगों को भी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। मेरे साथ हैं हमारे लंगेट शेख खुर्शीद, जो पहली बार इलेक्शन जीते हैं। बातचीत की, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, लोगों की क्या डिमांड है, सरकार किस तरह जम्मू कश्मीर में चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कारकर्दगी है। उसके बाद जनरल रशीद जेल में है, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी तबीयत और किस तरह का स्ट्रेटजी है, किस तरह पार्लियामेंट में आएंगे, क्या कुछ पार्टी सोच विचार कर रही है, इस सब का इन्होंने जवाब दिया। आपकी क्या राय है, क्या सोच विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।